नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ट्रू सक्सेस चैनल में। और हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक दुनिया समान अंतर कहानी श्रृंखला के बारे में। आज विशेष रूप से इसका परिचय हम लोग देखेंगे कि क्या है एक दुनिया समान अंतर, और इसमें जो कहानियाँ हैं किस तरह की कहानियाँ दी गई है, और विभिन्न पहलुओं को इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। साथ ही साथ संकलनकर्ता जो संपादक रहे इस एक दुनिया समानांतर के राजेंद्र यादव जी, उनके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, खास करके यूपीएससी में, उसमें एक दुनिया समानांतर से प्रश्न बराबर पूछ दिया जाता है। और ये जो किताब है इसमें कुल 22 कहानियाँ हैं। और जनरली तौर पे लोग क्या करते हैं, इन कहानियों को छोड़ देते हैं। उबाऊ टाइप से प्रतीत कई बार हमें लगने लगता है। पहले की कहानियों को तो हम पढ़ लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, बड़ा आसान सा लगता है कई बार। लेकिन इसमें से कुछ कहानी ऐसी है जो बातों को कुछ अलग तरीके से कहा गया है, और इनकी विधा भी जो है थोड़ी अलग है। इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो एक दुनिया समानांतर है, इसके जो संपादन करता या संकलन करता है, क्योंकि जो रचनाकार है संकलनकर्ता जो राजेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने जब इसका संकलन किया तो ऐसा नहीं कि इनकी ही कहानी है इसमें या इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। अलग अलग लेखकों की कहानियाँ हैं, और जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं उनको इन्होंने इसमें डाला हुआ है। जो अच्छी कहानियाँ हैं, और ख़ास करके जो एक तरह की कहानियाँ हैं उस समय के प्रतिबिंबन करता हो, जिस समय में कहानियाँ आधुनिक समाज का प्रतिबिंबन करता हो, इस तरह की कहानियों का इसमें संकलन है। तो राजेंद्र यादव के बारे में थोड़ा सा हम अभी जान लेते हैं कि राजेंद्र यादव जो थे, इन्होंने ये हिंदी के लेखक भी थे, कहानीकार, कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक, सारी चीज़ें ये थे। और इन्होंने हिंदी साहित्य को एक अमूल्य योगदान दिया, हम कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं रची और इन्होंने जो कृत्य की, इनकी वजह से इनको सलाह का सम्मान भी मिला हुआ है। बाकी राजेंद्र यादव जो हंस पत्रिका 1930 में प्रेमचंद के द्वारा शुरू किया गया था, उनको पुनर्स्थापित भी किया इन्होंने। चूँकि 1951 में हंस को बंद कर दिया गया था, और 1986 में इन्होंने क्या किया, राजेंद्र यादव ने फिर से उसे शुरू किया। और शुरू करने के बाद उनमें सारी चीज़ें इन्होंने जो एक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान दे सके, हिंदी साहित्य को बढ़ावा दे, हिंदी के भाषा को, उसके कथा साहित्य को, उनके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। जहाँ तक बात है राजेंद्र यादव की स्वयं की कृतियों के बारे में, तो उनका जो उपन्यास है सारा आकाश, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, और लोग इसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। और ख़ास करके शाह और मात, एक इंच मुस्कान, कई तरह की रचनाएं इन्होंने रचा। और इनकी एक कहानी जो आप एक दुनिया समानांतर में भी पढ़ेंगे, वो टूटना कहानी है। टूटना कहानी बहुत ही बेहतरीन कहानी है, जो कि पति पत्नी के संबंधों को, बिखराव को दर्शाने का उसमें प्रयास किया गया है कि कैसे रिश्ते टूटते हैं। शुरुआत में ये कहानी तो बड़ी बोरिंग सी फील होती है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगता है क्या लिखा हुआ है, इस तरीके का लगता है। लेकिन जब एक बार कहानी को आप समझने लगते हैं, फिर आपको उस कहानी में ये लगता है कि तो बहुत ही बड़ी बात इन्होंने कही कि कैसी छोटी छोटी बातों से अच्छे अच्छे संबंध टूट जाते हैं, है ना। पति पत्नी का संबंध एक सिंबॉलिक है ना, एक प्रतीकात्मक है। लेकिन कोई भी संबंध हो सकता है, दोस्ती भी हो सकती है, मित्रता, कुछ भी हो सकता है, भाई बहन, कोई भी रिश्ते जो टूटता है, उसमें टूटना क्यों टूटता है रिश्ता, है ना, कैसी छोटी सी बात। तो जो खास करके एक दुनिया समानांतर है, एक दुनिया समानांतर में हम कहानियाँ जो देखते हैं, उसमें ये कहानियाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं नई कहानी की विधाएँ हैं इसमें, है ना। क्योंकि राजेंद्र यादव जो थे, इन्होंने नई कहानी जो विधा है, इनका एक तरीके से इनको ये कह सकते हैं कि शुरुआत करने वाला, इनकी खोज करने वाला, है ना, ये हम कह सकते हैं। और ना ही नई कहानी के बारे में हमने डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ है। तो नई कहानी की जब बात करते हैं तो आधुनिक काल की कहानी की बात आती है। पुरानी कहानियाँ जो होती थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत तरह के तत्व होते थे, उन सब से अलग ये कहानी, नई कहानी, यानी कि एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा जीवन का एक भाग, है ना, उस पर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं पूरे जीवन की बात हो। यह आधुनिक अंतर संबंधों को दिखाता है, संघर्षों की व्यथा को दिखाता है, मानसिक द्वंद्व को दिखाता है, टूटते संबंधों को, इस तरह की चीज़ें जो आधुनिक काल में ही पैदा हुई, पहले के समय में ये चीज़ें नहीं थी, उस तरह की चीज़ों को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। हमने
पहले भी पढ़ा, आगे भी पढ़ेंगे। जैसे अस्तित्ववाद है, अस्तित्ववाद कि एक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, लघु मानव की अवधारणा है। ये सारी चीज़ों को कहीं न कहीं आधुनिक काल की समस्याएं हैं, जिस पे कि सारी कवियों की नज़रें, जो भी रचनाकार रहे उनकी उन पर नज़रें बनी रही। और इसी वजह से यदि आज हम एक दुनिया समानांतर की बात करते हैं, तो एक दुनिया जो कि समानांतर चल रही है, क्या दुनिया समानांतर है आखिर? किताब में, कहानी में आखिर क्या दुनिया समानांतर हो सकता है? तो सिंपल सा चीज़ है इसमें कि कहानी या कि नाटक या कि उपन्यास कुछ भी हो या कविता हो, जो साहित्य है, साहित्य का तो समाज का दर्पण होता है, और उसमें जो कहानियाँ होता है वो भोगे हुए यथार्थ कहीं न कहीं उसमें डाला हुआ होता है। जो हम भोगते हैं, जो यथार्थ, जो घटनाएँ हमारे आस-पास घटित होती है, हर एक व्यक्ति का अपनी सोच होती है, अपना अनुभव होता है या आस-पास के देखे हुए चीज़ें होती है, उसके आधार पे वो कहानी या रचना रचता है। तो कहीं न कहीं इस कहानी में, इसमें भी, इस काल में भी, यानी कि एक दुनिया समानांतर है, उसमें उस तरह की कहानियों का वर्णन किया गया है जो कि भोगे हुए यथार्थों पे और आज जो खास करके वास्तविकता के धरातल पे लिखी गई है, और आधुनिक संबंधों को, आधुनिक विचारों को जो प्रस्तुत करता हो, और जो जीवन है, वास्तविक जीवन है, वह आधुनिक काल की का जब जीवन है, जो जीवन हम देखते हैं, जिसे हम जी रहे हैं, उसी जीवन को कहीं न कहीं उसमें दिखाया गया, परिलक्षित किया गया है। इसीलिए वो समानांतर दुनिया चलती है। कहानियों में जो दुनिया चलती है वो कहीं न कहीं समानांतर दुनिया चलती है, जो जीवन की वास्तविकता से जुड़ी हुई है। वही सारी चीज़ों को उसमें दिखाने का प्रयास किया। किस में दिखाने का प्रयास किया गया है? एक दुनिया समानांतर में। ठीक है। अब रही बात, यदि हम बात करते हैं तो कोई भी रचनाकार, कोई भी व्यक्ति, यदि उसके जीवन में एक, जैसे कि राजेंद्र यादव थे, राजेंद्र यादव की जो शादी हुई थी वो मन्नू भंडारी से हुई थी। मन्नू भंडारी को आपने देखा होगा सिलेबस में, कई सारी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास उनका, जैसे खास करके महाभोज हम पढ़ेंगे आगे, जिसको कि मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। और यही सच है, उसकी एक कहानी है जो कि इसमें है, इसी एक दुनिया समानांतर में भी लिखी गई है, डाली गई है एक कहानी उसका, जो है मन्नू भंडारी का। तो मन्नू भंडारी बहुत ही, यानी कि एक सुविख्यात लेखिका के तौर पे जानी जाती हैं, और उनकी रचनाओं को जब पढ़ते हैं तो मनोविश्लेषणात्मक हमें देखने को मिलता है, जो कि कहीं न कहीं राजेंद्र यादव और उनके दोनों के की जो सोच है, जो आधुनिकतावादी सोच है, उनको परिलक्षित ये करता है ना? तो एक दुनिया समानांतर की कुछ कहानियाँ जो हम यदि बात करते हैं, तो जैसे कि कई कहानियाँ हैं उसमें, ज़िंदगी और जोंक, चीफ की दावत, एक नाव के यात्री, कई सारी कहानियाँ हैं, है ना? और खोई हुई दिशाएँ, बहुत सारे, कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश है, और मन्नू भंडारी है, अमरकांत हैं, कई सारे लोग हैं जिनकी कहानियाँ इसमें डाली गई हैं एक दुनिया समानांतर में। तो एक दुनिया समानांतर की जो कहानियाँ हैं, उस कहानियों को यदि आप, हम थोड़ा सा परिचय देखते हैं, तो जब आप पढ़ेंगे कहानियों को तो आपको लगता है किस कहानी को पढ़ें, बोरिंग फील होता है। तो आप कुछ कहानियों की देखते हैं, इतनी अच्छी कहानियाँ हैं जिसको यदि आप पढ़ना शुरू कर देंगे एक बार, तो आप फिर रुकेंगे नहीं, और जीवन में एक लेसन भी मिलता है। क्योंकि साहित्य हमें क्या करता है, ना केवल कहानियाँ हमें सुनते हैं, कहानियों को पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति के जीवन की यथार्थ घटनाओं को जब देखते हैं, उनके अनुभवों को देखते हैं, तो हमें कहीं न कहीं लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें आगाह भी करता है खतरों के प्रति, समस्याओं के प्रति, और एक रास्ता भी दिखाता है ना? तो उसी संबंध में कुछ कहानियों का हम थोड़ा-सा वर्णन करते हैं, ताकि आप लोग जब कहानियाँ, जब एक दुनिया समानांतर खरीदें, और मेरे हिसाब से आप खरीद लें किताब, यदि आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, नहीं तो नेट पे भी किताब आपको मिल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन भी। एक दुनिया समानांतर पीडीएफ में भी अवेलेबल है आजकल, तो उसे आप टैब में, मोबाइल में, लैपटॉप में, किसी में डाल के पढ़ सकते हैं, या किताब खरीद लें तो उसमें अंडरलाइन करने में अच्छा रहता है। तो जैसे कि हम कई कहानियाँ देखते हैं, चीफ की दावत की ही बात हम करते हैं। चीफ की दावत भीष्म साहनी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, और इस कहानी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि आधुनिक काल में, जैसे कि एक बूढ़ी माँ होती है ना? माँ और पिता के प्रति जो बच्चों का एक का जो भाव होता है, और आधुनिक काल में जो समस्याएं बिखरती हुई सी दिख रही है, जो समस्याएं हैं, उन पे कहीं न कहीं इसमें लिखा गया है कि बूढ़ी माँ होती है, और बेटा जो होता है वो अंग्रेज़ों के कोई बड़े अधिकारी उनके घर में, इन लोगों के घर में आने वाले होता है, और वो आदमी सोचता है, बेटा सोचता है कि माँ मेरी बूढ़ी है, देखने में अच्छी नहीं है, अब इतनी कुरूप सी दिखती है, अब इतनी बूढ़ी हो गई है, अब चीफ आएंगे मेरे, इतने बड़े अधिकारी आएंगे, मेरा प्रमोशन हो सकता है, उनको खिलाएंगे अपने घर पे बुला के, दावत देता है चीफ को, और उसको लगता है कि माँ को कहाँ हटा दें, क्योंकि माँ को देखने के बाद कहीं वो बुरा ना मान जाए कि ये इस तरह की औरत
कहाँ से इस घर में है। इस तरह के भाव उसके मन में आता है, पुत्र के मन में आता है माँ को लेके, और वह अपनी माँ को चीफ के सामने लेके नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे एक वो होता है कि ये तो पुराने समय की औरत है, इस तरीके की है, इसको कैसे इतने आधुनिक, इतने बड़े आदमी उसके सामने माँ को हम कैसे लेके जाएंगे, इस तरीके का वो सोचता है। और आखिरकार ऐसा होता है कि माँ को एक कमरे में बंद कर देता है। और बाद में जब चीफ आता है तो कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, जब कहानी आप पढ़ेंगे खुद, उसको मैं छोड़ देता हूँ रहस्य के तौर पे, कि और माँ का हृदय क्या होता है उस समय आपको देखने को उसमें पता चलेगा कि माँ किस तरीके से सोचती है, जो नहीं कर सकती थी वो भी करती है, बेटे की वजह के लिए करना चाहती है। उनकी खुशी किस चीज़ में है, वो सारी चीज़ों को भूल जाती है कि पुत्र ने कैसे उसको कमरे में बंद किया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो खुद किस तरीके से सोचती है पुत्र के, और पुत्र किस तरीके से सोचता है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें कहानी को रची गई है, बहुत बढ़िया कहानी है, इसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा। इसी तरीके से एक नाव की यात्री है सानिका, जो सिमिलर कहानी है। इसमें माँ की समस्या है चीफ की दावत में, तो एक नाव की यात्री में आप पिता की समस्या देखेंगे, है ना, कि बेटा है जिसे माँ बाप पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है, 7 साल बाद वापस लौटता है, पत्नी को भी साथ लेके गया होता है, वापस आता है, किस प्रकार से माँ बहन पिताजी इंतज़ार कर रहा होता है, और बेटा जब विदेश से आता है तो उसके मन की भावनाएं क्या होती है। वो आता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूरे परिवार को भूल चुका है, और पिता जो खास करके जिनके लिए वो कुछ कपड़े लेके आता है, उनको लगता है क्या कि कोई खुश नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, जबकि वो जब आता है तो पहले अपने माँ पिता के पास ना जाके वह अपने ससुराल जाता है, काफ़ी दिन वहाँ व्यतीत करता है, फिर आता है, सारे लोग रोज़ इंतज़ार कर रहा होता है कि कब आएगा कब आएगा, कब उसका जो है रज्जन आएगा वापस। रज्जन उसके पुत्र का नाम, मतलब वही जो विदेश से आता है बेटा, उसका नाम होता है। और आखिरकार बेटा क्या सोचता है, किस तरीके के भाव लिए वापस लौटता है, जबकि वह अंधकार में होता है, एक तरीके से हम कहें तो गलत दिशा में होता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, है ना। माँ पिता के प्रति एक उनका जो भाव होता है पिता के प्रति, वह कहीं न कहीं एक इस तरह का भाव होता है जो कि अपरिचित के प्रति होता है, और गलत मानसिकता को लेके किस तरीके से वो वापस लौट चला जाता है, और पिता क्या सोचता रहता है, किस तरीके से वह बेटे के बारे में सोचता है, उनके दिए कपड़ों को छूता है और कैसे वह खुश होता है, उसकी एक कहानी है, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। आप एक नाव की यात्री जब पढ़ते हैं तो, है ना। इसी तरह से ज़िंदगी और जोंक है अमरकांत के द्वारा लिखा हुआ, कि एक गरीब व्यक्ति है, जो कि बहुत ही परित्यक्तित एक तरीके से कह सकते हैं, जिनका कि पूरा मोहल्ला शोषण करता है। हम देखते हैं आसपास में आस की कोई एक आदमी होता है किसी गांव में, शहर में, मोहल्ले में, जिनका कि हर आदमी जिसका शोषण करता है, ये ले आओ, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। और उस व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है कि किस तरह की कहानी इसमें, कैसे वो जीवन जीता है, किस तरह की स्थितियों का वो सामना करता है, उसको लोग कैसे शोषित करके लास्ट में छोड़ देते हैं। यह आधुनिक समाज का एक बहुत ही विषाद चित्रण है इस कहानी में, ज़िंदगी और जोंक, जो अमरकांत की है। अमरकांत की एक कहानी जब आप पढ़ें, ज़िंदगी और जोंक, तो मुझे याद आता है आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, और ज़रूर पढ़ना चाहिए, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, डिप्टी कलेक्टरी जब भी पढ़िएगा। ये एक दुनिया समानांतर का नहीं है, लेकिन डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसे ज़रूर पढ़िए। और मुझे लगता है हर यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले को इस कहानी को एक बार पढ़ना चाहिए, कि तैयारी करते समय जब हम जूझने लगते हैं, पिता किस तरीके, उसमें एक लड़का जो तैयारी करता है, डिप्टी कलेक्टरी की तैयारी करना चाहता है, जाना चाहता है, पहले पिता किस तरह गुस्साता है, फिर कैसे चाहता है तैयारी करे, जब बेटा पढ़ता है दिन दिन रात रात भर, तो पिता किस तरीके से खुश होता है, कितनी खुशी का वो एहसास करता है व्यक्ति, इस कहानी में दिखाया गया। और लास्ट में सफलता और सफलता क्या मिलती हो, जब आप पढ़ेंगे कहानी खुद समझ में आएगा, लेकिन ज़रूर पढ़िए, बहुत मोटिवेट करता है ये कहानी, हमें इंस्पायर करता है, ज़िंदगी और चौंकोड़ी वाली कहानी। तो हम देख रहे हैं क्या कि एक दुनिया समानांतर में जो भी कहानियाँ हैं, वो आधुनिक काल की कहानियाँ हैं। संबंधों में जो एक बिखराव है, एक सोचने की जो प्रवृत्ति आ गई है लोगों की, और एक दूरियां बनती चली जा रही है। पहले ज्वाइंट फैमिली होता, फिर न्यूक्लियर फैमिली, पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें बढ़ती चली जा रही है आज के समय में। अस्तित्ववाद जिसे हम जनरली कहते हैं, हीन मानव, लघु मानव, या कि आदमी का कि चाहता कुछ है और होता कुछ है, इस तरह की चीज़ें दिखाई गई। ऐसे ही खोई हुई दिशाएं जब कमलेश्वर की जब हम पढ़ते हैं, उसमें हमें दिखाता है कि चंदर नाम का एक व्यक्ति जो अकेलेपन की समस्या से जूझ रहा होता है। तो चंदर के बारे में इस कहानी में, खोई हुई दिशाएं जो कमलेश्वर की है, वह व्यक्ति पहचान कैसे तलाशता है,
इस कहानी में हम पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। एक व्यक्ति पहचान की तलाश में भटकता है। सीपी जैसे जगह कनॉट प्लेस में दिल्ली में खड़ा होता है। वो सोचता है कि कोई मुझे पहचानता है क्या। फिर देखता है कि जितने भी लोगों से वो मिला, चाहे बस कंडक्टर से मिले, जो आदमी आनंद नाम का आदमी उसको मिलता है, कोई भी मिलता है, उसको यही लगता है कि जो भी जिनसे भी मिला लगता है कि कोई शायद उसे पहचानता है, लेकिन वो सब उसका भ्रम होता है। और उनको एक निरर्थकता बोध होता है कि आज के समय में हर इंसान क्या चाह रहा है कि फ़ायदे का उपयोगितावादी हो गया है। यदि आपके साथ में उसको जुड़ाव कोई फ़ायदा है, आपकी उपयोगिता है उसके लाइफ में, तो वो आपसे जुड़ा रहेगा, नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ, आप निरर्थक हैं उसके लिए, है ना। तो आज के संबंधों को बहुत ही गहराई से पड़ताल करता है ये कहानी। आप ज़रूर पढ़िए खोई हुई दिशाएं। एक और ज़िंदगी कहानी है इसी तरीके से मोहन राकेश की, जिसमें एक व्यक्ति की कहानी है, जो व्यक्ति की जिनकी जब शादी होती है, तो वो शादी के बाद मोहन राकेश की जब भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास, नाटक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे कि ये लोग मनोविश्लेषणात्मक इनकी कहानियाँ हैं। खास करके एक मनुष्य केंद्रित होता है कि एक व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, उनकी सोच प्रभावित होती है, इस पर एक कहानी है, कहानियाँ इनकी होती है। मोहन राकेश ने खुद ही कहा है, जैसे इनकी कहानी हम नाटक पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे आगे, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन बहुत ही बढ़िया नाटक है। और इस नाटक में अस्तित्ववाद पर खास करके जो है प्रश्न उठाया गया है, और कालिदास की प्रेम कहानी है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई कहानी है। भाषा पे पकड़ हम देखते हैं किस तरीके की मोहन राकेश की है, भावनाओं के अनुसार, समय के अनुसार किस तरीके से उनका जो वो होता है, उनकी पकड़ होती है, उस पे ये कहानी है, मतलब उनकी नाटक है एक दिन, ये आषाढ़ का एक दिन। और इसी तरीके से जब हम इनकी कहानी यहाँ पे पढ़ने आते हैं, एक और ज़िंदगी, इसमें भी हमें इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। एक और ज़िंदगी में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो होता है, प्रकाश नाम का व्यक्ति, बीना नाम की लड़की से उसकी शादी होती है, और दोनों के बीच में ऐसा होता है कि बीना कमाने वाली लड़की होती है, पढ़ी लिखी होती है काफ़ी, और उसके अंदर में एक जो एटीट्यूड होता है, वह अहंकार का भाव होता है उसके अंदर में, और कहीं न कहीं वो स्वतंत्रता चाहती है अपने जीवन में। और इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास ठीक से नहीं कर पाते हैं, और रिश्ते टूटते चले जाता है, और लास्ट में रिश्ता टूट जाता है। और इनको लगता है प्रकाश को कि बीना कहीं न कहीं उसके अहंकार की वजह से रिश्ता टूटा है, तो वो दूसरी शादी करना चाहता है। और कम पढ़ी लिखी लड़की जो कि जो उनकी बातों को सुने और स्वतंत्रता उतनी नहीं फील करे, तो शादी दूसरी कर लेता है, लेकिन वहाँ दूसरी समस्या उनके लाइफ में आ जाती है। तो आजकल जो हम देखते हैं, लोग ये सोचता है कि संबंधों से संतुष्टि नहीं मिलती, एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, इस तरीके की चीज़ें होती रहती है समाज में। इस पे ये कहानी है कि यदि आदमी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहेगा, जितनी जगह भागेगा उतनी समस्याएं जीवन में बढ़ती चली जाएगी, और उनको ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये भी। इसी तरीके से यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी, इसमें ये ज़रूर पढ़िए। मन्नू भंडारी की जो ये कहानी है, यही सच है। इस कहानी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेम संबंधों को दिखाया गया है। इसमें भी मानसिक द्वंद्व है कि एक होता है क्या कि जैसे कि इसमें कहानी है कि एक लड़की होती है जिसका प्रेम संबंध होता है 18-19 साल की उम्र में एक लड़के के साथ में, और वो चाहती है कि इसी के साथ जीवन आगे बढ़े, लेकिन लास्ट वो लड़का, निशित नाम का लड़का, तो जो उसे छोड़ देता है। फिर वो कानपुर चली जाती है, जहाँ एक संजय नाम के लड़के से वो फिर जुड़ती है। वापस में एक बार उनको जाना पड़ता है कलकत्ता, तो कलकत्ता जाने के बाद वो लड़का फिर इसके लाइफ में आना चाहता है। इसे लगता है कि नहीं, वो मेरा पहला प्यार था, उसी के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन जब वो सोच लेती कि वो कानपुर में जिनसे संजय जो उनका प्रेमी है, उनसे वो दूरी बना लेगी, अलग रहने लगेगी। लेकिन जब वो वापस फिर कानपुर पहुंचती है, तो उसे और संजय मिलता है, तो उसे एहसास होता है कि नहीं, रोमानी प्रेम जो है, जो छायावादी प्रेम है, वो प्रेम कहीं न कहीं वो कमज़ोर है, और जो वास्तविकता है यही सच है। इसी पे अंतर्द्वंद है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई कहानी है। इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो कई सारी परतें खुल के आएंगी, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा ये कहानी लगेगा। ज़रूर इस कहानी को पढ़िएगा, यही सच है। इस तरीके की कई सारी कहानियाँ हैं जिस कहानी को आप लगातार पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, जिस कहानियों को आप पढ़ें तो अंडरलाइन करते चलें। और 22 कहानियाँ हैं, और सारी की सारी कहानियाँ इतनी अच्छी है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो उसमें घुसते चले जाएंगे, और आप ख़त्म करने के बाद ही उठेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक दुनिया समानांतर की जो कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, और कहानियों का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि क्या शिल्प है, क्या कथा वस्तु है, किस तरीके की उसकी शैली है, और आधुनिक नई कविता में ये कहाँ तक सटीक बैठता है। अलग अलग कहानियों की हम पड़ताल धीरे धीरे अलग अलग पार करेंगे, और उसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे।
आज हम इतना ही पढ़ते हैं और यही परिचय मात्र पे हम लोग आज ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या है कि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना अच्छा है कि आप कभी इसे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। और ख़त्म होने में काफ़ी समय भी लगेगा। एक कहानी नहीं तुरंत, हमने इसे आज संक्षिप्त में चर्चा किया है। बाकी अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग ट्रू सक्सेस देखते रहिए। बाकी ये है कि जो भी सिलेबस का पार्ट बचा हुआ है उस पे भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे और सबको हम लोग देखेंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा कि क्या छूटा है, जितना हमने कर लिया है काफ़ी हद तक किया हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत बचा है, धीरे धीरे हम लोग उसे भी ख़त्म करेंगे। तो देखते रहिए ट्रू सक्सेस। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का।